हिंदू कुमारी, रामपाल जी, संदीप सिंह, गौरी, राहुल, मनीष, दीपक पटेल। जय माता दी भाई। तो क्या आपकी क्लास शुरू हो गई है सभी की? जैसे ही क्लास स्टार्ट हो ऑडियो वीडियो के बारे में बताएंगे कि कैसा है और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मुझे बता देंगे, फिर आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। गंगेश, अरिजीत, सुमिता, सोनू वर्मा, सुष्मिता, अरिजीत, साहू, गंगेश गुप्ता, ऑल क्लियर कह रही है सुष्मिता। अरिजीत कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बादल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, मनीष, अरिजीत, अभिषेक, खुशबू कुमारी, संतु। चलिए बेटा आगे बढ़े। तो आज हम क्लास में कोशिश करते हैं कि अगले घंटे में जो हमारे पास लेंस और मिरर का जो बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट कर लें, है ना। तो अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ मेरी क्लास कल भी होगी, तो एक काम करना, अपना कल का जो शेड्यूल आएगा ना, कल शायद हो सकता है मैं क्लास आपके इसी समय रखूं, 11 से 12:30 बजे। कल सैटरडे है तो हमें हो सकता है कि एक स्लॉट मिल जाए, या जो भी टाइमिंग हो सकता है कल की चेंज हो सकता है। कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे में हो सकता है किसी भी टाइमिंग पर कल मैं आपकी क्लास रखूंगा, तो कल भी आपको उपस्थित रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। ये मैं फोर्थ आई डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 मैंने आपको पढ़ा दिए थे कल की क्लास में। आज हम लिखेंगे एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक, देखो एस्टिग्मेटिज्म में अबिंदुकता में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, शेखर गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये हमने आपको बताया था कल की क्लास में, बेटा हमारी आई है, और आई में बेटा आगे क्या होता है, कोर्निया, ये आई लेंस है। ठीक है, तो आपको बेटा हम ये इतना सभी जानते हैं कि अगर हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हो, अगर हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया हैं, तो हमारी आंख में लाइट कोर्निया से प्रवेश करेगी, लेंस के थ्रू क्या करेगी, इमेज कहां बनाएगी, रेटिना पे। तो हमारी आंख में जो इमेज बनती है, स्वस्थ आंख में वो इमेज बनती है रेटिना पर। अगर आपको मायोपिया, निकट दृष्टि दोष है, तो इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी, और हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष है, तो इमेज रेटिना के पीछे बन जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। लेकिन बेटा जो इमेज बनती है ना, ये इमेज एक पॉइंट, एक बिंदु पे बनती है। जैसे मेरे सामने यहाँ पे कैमरा है, उस कैमरे को जब मैं देख रहा हूं तो इसका प्रतिबिंब मेरी आंख पे के रेटिना पे बन रहा है, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर। लेकिन इन बंदों को, जिस बच्चे को हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म, जिस व्यक्ति को हो जाता है अबिंदुकता, अब उनकी आंख में दिक्कत क्या होती है कि उनकी आंख में जो इमेज बनती है वो बनती है मल्टीपल पॉइंट पर, एक से अधिक बिंदुओं पर। यानी अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म हो जाए, अबिंदुकता हो जाए, तो उसकी आंख में प्रतिबिंब एक बिंदु पर नहीं बनेगा, एक से अधिक बिंदुओं पर जाके बनेगा। ऐसा क्यों होगा वो समझेंगे, उससे क्या दिक्कतें आएंगी। वरुण कह रहे हैं सर किस पार्टी को वोट करना है सर, कुछ सलाह दीजिए। नहीं, ये भाई आप अपने, मैं कैसे बता सकता हूँ, ये अपने घर परिवार में बात करो। आपके शहर में हर जगह कौन सा कैंडिडेट खड़ा, मुझे थोड़ी ना पता है कैंडिडेट कैसा है, कौन है, उससे करो। वैसे देखो भारत में ये सब बेकार की बातें हैं, कोई नहीं दे रहा होता कैंडिडेट को वोट। यहाँ पे भारत में दे रहे होते हैं कि उसकी बिरादरी का खड़ा है कि नहीं खड़ा है, उसकी जाति के नेता किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं। घर में जैसे हम पैदा हुए तो हमारे ऊपर एक जाति के आधार पे एक पार्टी का ठप्पा लग चुका है, हमने इसका भी सोचा समझा ही नहीं, आंखें बंद करके उस पर डालना है। तो ये तो खैर बेकार की बातें। हिंदुस्तान में आपको पता है कि ज्यादातर वोटिंग जो होती है 100 में से 90 लोग कर ही से आधार पर रहे होते हैं ना। खैर अब इसे छोड़ो, ये बातें क्लास में करने लायक नहीं है, तो इस पर बिल्कुल भी नहीं लिख रहा। ठीक है, अब ये हमारे पास में ये आई है, आंख है, और अगर आपकी आंख में, अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता हो जाए, तो अबिंदुकता में दिक्कत क्या आती है कि हमारी आंख में इमेज एक ही पॉइंट पर नहीं बनती, मल्टीपल पॉइंट पे इमेज बनती है। अब सोचो, एक ही चीज की इमेज जब अलग अलग पॉइंट पे बनेगी, तो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जब उन सारी इमेज को मिलाकर एक करना चाहेगा, तो सारी इमेज हमें क्या होंगी, वो जब एक करना चाहेगा तो इमेज हमें थोड़ी सी फैली सी लगेगी, ब्लर सी इमेज लगेगी। तो वो इमेज ब्लर लगेगी, फैली फैली सी इमेज लगेगी।
तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो वो डिफेक्ट जिसमें प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु पे बने, जहां पर इमेज एक ही पॉइंट पर ना बनकर मल्टीपल पॉइंट पर इमेज बने, उसे हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, अभिन्धुकता। अच्छा, इसमें इमेज मल्टीपल पॉइंट पे बनती क्यों है? उसकी देखो बेटा वजह यह है कि अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म हो जाए, अगर आपको अभिन्धुकता हो जाए, तो इसमें होता क्या है कि आपकी आंख का जो कोर्निया है ना, ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये आपकी आंख का जो कोर्निया है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। अब आपकी आंख का कोर्निया का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, अब देखो इससे दिक्कत क्या आएगी कि आपकी आंख का जो कोर्निया का जो इतना सा पार्ट है ना, ये अपने आप को एक पूरा कोर्निया समझेगा। तो यहां से लाइट अंदर घुसेगी, लेंस पर टकरा के मान लो इसने इमेज बना दी यहाँ पे, ये अपने आप को पूरा कोर्निया समझेगा। इतने पार्ट लाइट अंदर घुसी, लेंस पर टकरा के इमेज यहाँ बना दी। इतना पार्ट अपने आप को पूरा कोर्निया समझेगा, यहाँ से लाइट अंदर घुसी, इमेज बना दी। मान लो एक पार्ट ये भी है, यहाँ से लाइट अंदर घुसी, इसने इमेज यहाँ बना दी। यानी अगर आपकी आंख का जो कोर्निया है उसका जो कर्वेचर है वो बिल्कुल एक स्फेरिकल शेप में ना हो, उसका एक परफेक्ट गोला ना हो, आपकी आंख का जो कोर्निया अगर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, उसका कर्वेचर खराब हो जाए, तो अलग अलग पार्ट अपने आप को पूरा कोर्निया समझेंगे और सबके द्वारा इमेज अलग अलग पॉइंट पर बनेगी। और जो इमेज जब बहुत सारे पॉइंट बनेगी, जब ब्रेन उन सारी इमेज को मिला के करना चाहेगा, तो इमेज थोड़ी सी आपको फैली फैली खिंची खिंची लगेगी, थोड़ी कर्व शेप में दिखेगी। कर्व शेप का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच लूं और कुछ हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं खींच लूं, तो आप इस पैटर्न को जब देखेंगे ना, तो ये पैटर्न थोड़ा आपको ऐसा खिंचा खिंचा सा लगेगा, अजीब सा, है ना, कुछ ऐसा खिंचाव लगेगा इसमें आपको। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा दोष है जिसमें प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर ना बनकर मल्टीपल पॉइंट पर बने, तो क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। वो एस्टिग्मेटिज्म क्यों होता है? कोर्निया में खराबी की वजह से। इसमें क्या होता है कि इमेज थोड़ी सी खिंची हुई दिखती है, कर्व शेप में, वक्राकार रूप में दिखती हैं। तो कुछ बातें आएंगी वो हमें लिखना है, ठीक है। अब कोई बच्चा बता रहा हमारे घर में इसे वोट देते हैं, उसे देते हैं, इस चीजों को छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। आपके घर वाले जहां देते हैं बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। यहां देख लो, यहां लिखेंगे एस्टिग्मेटिज्म में, इन दिस डिफेक्ट, in this defect images do not form at a single point. In this defect images do not form at a single point, and these images आर इन कर्व फॉर्म। हिंदी में लिखेंगे, इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है। इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है। इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होता है। इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होता है। इन दिस डिफेक्ट इमेजेस डू नॉट फॉर्म एट ए सिंगल पॉइंट एंड दीज इमेजेस आर इन कर्व फॉर्म। आगे लिखेंगे, द रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट इज, द रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट इज डिस्टोर्शन इन कोर्निया। इस दोष के पीछे कारण कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। द रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट इज डिस्टोर्शन इन कोर्निया। इस दोष के पीछे कारण कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। तो बेटा हमने क्या लिखवाया, इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं, प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनेंगे और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं, इन्हें खिंचे खिंचे से लगेंगे आपको। इस दोष के पीछे कारण कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। अच्छा, कई बार पेपर में यह भी लिखा आता है कि वो कौन सा दोष है जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का पैटर्न स्पष्ट क्लियर नहीं दिखता है। तो लिखेंगे, इन दिस डिफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स आर नॉट क्लियर साइमल्टेनियसली। इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इन दिस डिफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स
आर नॉट क्लियर साइमल्टेनियसली। इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अब बेटा मैं आपको इसमें पढ़ा कितना भी लूं, इससे क्वेश्चन आएगा एक ही, ये फिक्स क्वेश्चन आता है ऐसे कि एस्टिग्मेटिज्म जो है इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं। करेक्टिव लेंस कौन सा है? सुधारात्मक लेंस, जो इस दोष को दूर कर देगा। तो एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा सिलेंड्रिकल या टोरिक लेंस। इस दोष को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बेलनाकार लेंस का। पेपर में लिखा मिलेगा आपको बेलनाकार या टोरिक लेंस। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल या टोरिक लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। आप किसे दिए हैं? आज हमारे यहाँ भी अभी वोटिंग आज है यूपी में, हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में है मुजफ्फरनगर। तो मैं तो खैर दिल्ली में हूं तो हम वोट नहीं डाल पाएंगे। पिछली बार तो शायद सैटरडे संडे पड़ रहा था तो मैं चला गया था देने। इस बार जो है नहीं बन पा रहा है ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस बार क्या है, शायद में आपकी ट्यूसडे और वेनेसडे की शायद छुट्टी रहे। हमारे यहाँ शहर में बड़ा फेमस है बालाजी जयंती होती है, पूरे शहर में रथ यात्रा निकलती है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये समझो कि कई हजार स्टॉल लगे होते हैं खाने पीने के ना, जिसमें रसगुल्ले, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज होती है। तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ होता है। तो बहुत साल से मैं नहीं गया हूँ, तो इस बार जाना है मुझे। तो मंगलवार को है वो बालाजी जयंती, तो मुझे लगा कि फिर मैं मंगल बुधवार की भी छुट्टी होगी, आज वोटिंग के चक्कर में फ्राइडे की भी छुट्टी हो जाएगी, फिर सैटरडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी, तो ज्यादा छुट्टियां हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम था ऐसे वोट वाला भी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया, है ना। नहीं तो खैर देते हम। तो एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। तो बेटा हमारे चारों डिफेक्ट हो गए दूर, मतलब कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ तथ्य पढ़ेंगे, फैक्ट्स। अब इन पे आ जाते हैं। देखो ये कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, सीधा सीधा याद करना है ना। ये फैक्ट है, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूरी क्लास को पता होगा, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई चीज आपको साफ साफ पढ़नी है, अगर कोई चीज आपको साफ साफ पढ़नी है तो हमारी आंख से कम कितना दूर होनी चाहिए। तो कोई चीज अगर आपको क्लियर पढ़नी है तो आपको उसे अपनी आंख से कम कितना दूर रखना चाहिए। बेटा कोई भी चीज अगर आपको अपनी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर तो रखनी पड़ेगी। किसी चीज को आप ऐसे रखते तो साफ साफ पढ़ नहीं सकते। कल हमने न्यूमेरिकल में भी जिक्र किया था, अगर आपकी आंख बिल्कुल ठीक स्वस्थ भी है, मैं एक एडल्ट व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2-3 साल के, वो तो ऐसा हो सकता है कि 12-14 सेंटीमीटर दूर से भी साफ साफ पढ़ सकते हैं। इसलिए देखना छोटे बच्चे ना मोबाइल बिल्कुल ऐसे ले लेते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे कोई चीज ले लेंगे, लेकिन एक एडल्ट व्यक्ति को कोई भी चीज साफ साफ पढ़नी है तो उसकी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी अगर आपको स्पष्ट पढ़ना है तो आपकी आंख से न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो कुछ बच्चों को 25 आ भी रहा है आंसर, तो यहां पे लिखेंगे हम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, the least distance of distinct vision for a normal eye, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सोच के बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक व्यक्ति जो है उसकी आंख स्वस्थ नहीं है, उसे हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, इसे हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, ये बताओ। जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर से कम या 25 से ज्यादा? गणगेश, अभिषेक, संटू, विकास, सुष्मिता, करो ये बेटा क्वेश्चन ये।
देखो, अभी हमने कल की क्लास में जिक्र किया था कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो, हाइपरमेट्रोपिया, तो बेटा दूरदृष्टि दोष में तो आपको दूर का साफ दिखता है, तो ऐसा व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा व्यक्ति तो किताब को दूर रख के पढ़ता है। तो जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष होता है उनके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को साफ साफ पढ़ पाए, या 60 सेंटीमीटर दूर रखी को साफ साफ पढ़ पाए। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे हम, एक लिखेंगे इसमें हम, फॉर hypermetropic person, for hypermetropic person, the least distance of distinct vision is greater than 25 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब यानी कि बस रट्टा मार के चले गए, हर बार 25-25 पे टिक लगा रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, हाइपरमेट्रोपी वाले के लिए होगी वैल्यू 25 से ज्यादा। तो बच्चे 25 से ज्यादा बोल रहे हैं, शेखर, विकास, गंगेश, अरिजीत, खुशबू, इनका तो बिल्कुल ठीक है, अभिषेक राज वगैरह। जो 25 बोल रहा है एक दो बच्चा, उससे गलत है। अच्छा, इसी बात को हम थोड़ा सा और बड़े से समझाते हैं आपको। देखो, यही चीज जो मैंने आपको लिखवाई है, इसकी कई बार डिफरेंट लैंग्वेज भी पेपर में आ जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा पहले एक नॉर्मल आई की, स्वस्थ आंख की। फिर हम बात करेंगे मायोपिक आई, निकट दृष्टि दोष वाली आंख की। ये मायोपिक आई है, निकट दृष्टि दोष वाली आंख, निकट दृष्टि दोष वाली आंख। इधर हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई की, हाइपरमेट्रोपिक आई, दूर दृष्टि दोष वाली आंख, दूर दृष्टि दोष वाली आंख। तो बेटा कई बार पेपर में आपसे ये नहीं बोलेगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए बताओ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी है। वो ऐसा ना लिखकर ये बोल देगा कि आप ये बताओ कि एक स्वस्थ आंख के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, निकटतम बिंदु, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब यह है कि एक स्वस्थ आंख के लिए उसके लिए कोई वस्तु कम से कम कितना दूर तो निकट होनी चाहिए कि साफ साफ देख पाए। तो निकटतम जो बिंदु है वो स्वस्थ आंख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट है, स्वस्थ आंख कितना दूर तक का देख सकती है, इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक का, चांद सितारे सब देख लेगी। ठीक, तो जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर उसके लिए नियर पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, अनंत। अब आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया जो है, इसके लिए तो आपको नियर पॉइंट पता चली गया कि नियर पॉइंट क्या होता है, इसके लिए ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर से अधिक। अच्छा, फार पॉइंट दूरतम बिंदु क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, तो उसके लिए बेटा फार पॉइंट क्या होगा। आप कहेंगे सर दूरदृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखता ही है, एक स्वस्थ आंख की तरह नजदीक का साफ नहीं दिखता। तो ऐसा व्यक्ति को नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर है, तो दूर का तो साफ दिख ही रहा है, तो इसके लिए भी फार पॉइंट जो होगा वो इनफाइनाइट, अनंत ही होगा। तो नियर पॉइंट है ग्रेटर देन 25, लेकिन फार पॉइंट इनफाइनाइट ही है, अनंत। अच्छा, मायोपिया वाले के लिए नियर पॉइंट कितना होगा भाई, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती है, तो उसके लिए नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर ही होगा, स्वस्थ आंख जैसा। पर कोई बच्चा बताएगा इसके लिए फार पॉइंट कितना होगा,
मायोपिया के लिए, इसके लिए फार पॉइंट क्या बनेगा ये बताओ। मायोपिया वाली आंख के लिए फार पॉइंट क्या बनेगा? हम्म। हाँ देखो बेटा, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखता है सांप, दूर का सांप नहीं दिखता। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि उसे 2 मीटर के बाद का ही सांप ना दिखे, उसके लिए फार पॉइंट 2 मीटर ही हो जाएगा। किसी को हो सकता है कि 1.5 मीटर के बाद का ही सांप ना दिखे, तो इनके लिए बेटा फार पॉइंट होगा बिफोर इन्फिनिटी, अनंत से पहले। बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी आंसर, एग्जैक्ट यही वर्ड, अनंत से पहले। तो देख रहे हो, देखो नॉर्मल आंख के लिए आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का सांप दिखता है तो यहाँ तो 25 ही हो गया। दूर दृष्टि दोष में दूर का सांप दिखता है तो वहां इन्फिनिटी हो गया। पर निकट दृष्टि दोष में निकट का सांप दिखता है, दूर का सांप नहीं दिखता, उसके लिए बिफोर इन्फिनिटी बन गया। वहां पर निकट का सांप नहीं दिखता तो ग्रेटर देन 25 बन गया। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये बिहार के टीचर वाले एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, ये इससे पहले सीडीएस वगैरह में भी आ चुका है। बेटा कोर्निया है, ये आई लेंस है। तो उसने पेपर में पूछा कि हमारी आंख में जो लेंस दिया भगवान ने, जो नेचुरल लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ, फोकल लंबाई कितनी होती है? तो बहुत सारे धुरंधर इसे भी 25 लिख के आ गए। वे 25 सेंटीमीटर तो क्या कि कोई भी वस्तु हम अपनी आंख से कम कितना दूर रखें कि हम साफ साफ देख पाए, वो तो निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। हमारी आंख में जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है, यानी कि अगर इस लेंस के ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे टकराए तो इन किरणों को जहां पे इकट्ठा करेगा वो बनेगा फोकस। तो फोकस तक की दूरी होती है फोकल लेंथ, ये है फोकल लेंथ। तो हमारी आंख में जो लेंस है ना, इसकी बेटा फोकल लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर के आसपास की। किसी पेपर में लिख देगा 1.8 सेंटीमीटर, किसी में 2, किसी में 2.1, तो 2 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। क्योंकि पूरा जो डायमीटर होता है ना ये आंख का, ये 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, पूरा ही 2.5 है। तो यहां तक की कुछ डिस्टेंस रहेगी, तो यहां तक जो रहेगी वो 2 सेंटीमीटर के आसपास की बचेगी। तो सब लिख लेंगे द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ, द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी, ये बेटा लगभग लगभग होती है 2 सेंटीमीटर के आसपास की। 2 सेंटीमीटर के आसपास का जो भी ऑप्शन दिखे है ना, उस पर टिक लगा देना। 1.7 सेंटीमीटर, 1.9, 2.12 जो भी दिखेगा। तो मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक क्वेश्चन ये कि मनुष्य की आंख का जो बेटा लेंस है, इसमें जो ये इमेज बनती है लेंस, ये यहाँ पे रेटिना पे, इस इमेज का नेचर कैसा होता है? इमेज उल्टी होती है, सीधी होती है, कैसी होती है? तो मनुष्य के आंख के रेटिना पे जो इमेज बनेगी उसका नेचर, ये भी पेपर में आता है तो लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, मनुष्य के आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, मनुष्य के आंख के
रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। बेटा मनुष्य के आंख के रेटिना में जो इमेज बनती है ना, वो होती है उल्टी इमेज, इन्वर्टेड। और उल्टी इमेज हमेशा आपको पता कैसे होती है, रियल वास्तविक, उल्टा और वास्तविक इमेज बनती है। इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड, छोटी, यानी कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी इमेज बनेगी छोटी। तो मनुष्य के आंख के रेटिना पर जो इमेज बनती है वो बनती है इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड, उल्टी, वास्तविक और छोटी इमेज। ठीक है, उल्टी, वास्तविक और छोटी, इन्वर्टेड एंड रियल। वो तो हमारा ब्रेन फिर उसे फाइनली सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो हम ये लेंस यूज करते हैं चश्मों के अंदर, स्पेक्स में, कनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, जो भी हम लेंस यूज करते हैं, ये लेंस किस ग्लास के बनाए जाते हैं? लेंस बनाने के लिए हम किस ग्लास का यूज करते हैं, किस कांच का यूज करते हैं? जो केमिस्ट्री में आप ग्लास एक टॉपिक पढ़ोगे, कांच, तो टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में, चाहे सत्येंद्र सर हो या काजल मैम, जो भी पढ़ा रहे होंगे इस बैच में, वो आपको बताएंगे भैया कि ग्लास कई टाइप के होते हैं, कांच के कई तरीके के होते हैं। इनमें लेंस बनाने के लिए हम जो कांच यूज करते हैं वो था फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट कांच का। तो लिखेंगे लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है, फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट कांच जो है, एक तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक भी चलता है, और दूसरा जो फ्लिंट ग्लासेस का हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक होता है। तो इससे पढ़ा, लाइट वाले चैप्टर पढ़ा हमने, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो ज्यादा अच्छे से बेंडिंग करेगा लाइट की, कॉन्वेक्स है तो अच्छे से किरणों को मोड़ेगा, कनकेव है, अवतल है तो किरणों को अच्छे से फैलाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी, आप लिख सकते हैं फ्लिंट ग्लास की। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ड्यूरेबल, और एक इसका होता है हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक। पारदर्शी, लंबे समय तक चलने वाला, और उच्च अपवर्तनांक वाला। ठीक, ये लिख लेंगे इसकी प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा, और अपवर्तनांक क्या बेटा इसका, हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक। दूसरा, ये बेटा जो हमारी आंख है, अगर पेपर में कोई पूछ ले कि हमारी आंख में जो लेंस है, हमारी ये जो आंखें हैं, जब भी हम कोई चीज देखते हैं बड़े स्पष्ट दिखती है। आप अपने मोबाइल से फोटो खींचो, उसके मुकाबले तो ओरिजिनलिटी आपको ज्यादा बड़े लगती है ना। तो हम कहते हैं कि अगर ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो ज्यादा रियलिटी के नजदीक फोटो बनेगा। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि भगवान ने जो हमें आंखें दी हैं, ये कितने मेगापिक्सल के कैमरे की तरह बिहेव करती हैं? जैसे हमारे पास नहीं होता 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 30 का है, 35 का, जितना ज्यादा मेगापिक्सल बढ़ते रहेंगे, तो जैसे हमारी आंखें देख रही हैं तो उसके नजदीक नजदीक के बिल्कुल लगभग वैसा सही दिखाएगा वो। तो हमारी जो बेटा आंखें हैं, ये भगवान ने हमें जो दी है, ये 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह बिहेव करती हैं। तो 576 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही फोटो दिखा देगा आपको जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लिखेंगे ह्यूमन आईज बिहेव लाइक ए कैमरा ऑफ 576 मेगापिक्सल। मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल, आधा क्या आएगा, मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। ह्यूमन आईज बिहेव लाइक ए कैमरा ऑफ 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करेंगी, करती हैं। ठीक है,
ये सारे फैक्ट बेटा याद रखने हैं कि फोकल लेंथ कितनी है, लेंस किस ग्लास के बनाए जाते हैं, आंख पे जो रेटिना पे इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा है ना, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या है, ये सब फैक्चुअल चीजें चल रही हैं। अच्छा दूसरा, अच्छा मान लो कि मैंने कोई चीज देखी, जैसे मेरे सामने एक कैमरा है, मैंने इस कैमरे में देखा और देखते नजरें हटा ली, तो मुझे क्या लगेगा कि अब कैमरा नहीं दिख रहा, अब कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है, अब पंखा दिख रहा है, अब भगवान का फोटो दिख रहा है, अब चेयर दिख रही है, अब कीबोर्ड दिख रहा है। तो हमें क्या लगता है कि जैसे हम नजरें हटाते हैं तो हमें अलग अलग चीजें दिखने लगती हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज आपने एक बार देख ली तो उस चीज की इमेज, उसका प्रतिबिंब आपकी आंख के पर्दे पर कुछ समय तक बना रहता है। यानी कोई चीज अगर आप एक बार देख लोगे तो कुछ समय तक लगातार वही चीज दिखती रहेगी, पर वो समय इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है कि हम डे लाइफ में उसे महसूस कर ही नहीं पाते। हमने कैमरे से नजर हटाई, हमें लग रहा है कि हम तो कंप्यूटर देख रहे हैं। एक्चुअल में अगर कोई चीज आपने एक बार देख ली तो उस चीज की जो इमेज है वो हमारी आंख के पर्दे पर लगातार बनी रहेगी 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड। इसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, दृष्टि की निर्बंधता। यानी दृष्टि किसी भी चीज को देखते ही कितने समय के लिए बंद गई, 1/16 सेकंड तक। तो अगर कोई चीज आपने एक बार देख ली तो आपको 1/16 सेकंड तक वो लगातार दिखती रहेगी। इससे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा और बड़े समझ में आएगा। तो आप लिखेंगे हम परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, ऑफ आई विजन, दृष्टि की निर्बंधता। ये होती है बेटा 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड, 16 सेकंड नहीं उसमें था, 1/16 है, 1/16 है इसका आंसर। 16 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, ये तो खतरनाक काम हो जाएगा। आप मान लो पता चला कि सड़क पर जा रहे हो और आपको खाली सड़क दिखी, तो खाली सड़क की इमेज लगातार 16 सेकंड तक आपकी आंख में बनी रहेगी। इसी बीच में कोई ट्रक आ गया सामने, वो ट्रक तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि लगातार 16 सेकंड तक तो खाली दिख रहा है, आपको पहले वाला ही दिख रहा है। या वो ट्रक भी साथ में अगर दिखने लगेगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो जाएगा। 1/16 है, तो इसके बारे में बड़ा अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट से समझाया न्यूटन साहब ने। यहां देखना, न्यूटन ने बेटा एक प्लेट ली और इस प्लेट को 7 बराबर हिस्सों में बांट लिया उन्होंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उन्होंने क्या किया, इस प्लेट को 7 हिस्सों में डिवाइड करके इसके ऊपर 7 अलग अलग रंग कर दिए, 7 अलग रंग का पेंट कर दिया। मान लो कर दिया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 7 अलग अलग कलर का हमने कर दिया पेंट। ठीक, अब उन्होंने कहा कि भाई इस प्लेट को बताओ कहीं पे व्हाइट कलर है। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं है, यहाँ बैंगनी है, आसमानी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। उन्होंने कहा दोबारा देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमने कहा जी नहीं है। उसने पक्का? हमने कहा। अब उन्होंने क्या किया, इस प्लेट को एक ऐसे किसी तार पर टांग लिया और इस प्लेट को पूरी स्पीड से घुमाया। तो उन्होंने इस प्लेट को पूरी स्पीड से घुमाया ना, तो ये प्लेट जब बेटा पूरी स्पीड से घूमी तो ये व्हाइट कलर की दिखना शुरू हो गई। जी व्हाइट कहां से आ गया? उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हुआ क्या, ये प्लेट पूरी स्पीड से घुमाई जा रही है ना, तो सारे के सारे कलर एक साथ आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। तो मान लो कि आपने ऐसे लाल रंग देखा, लाल रंग की इमेज 1/16 सेकंड तक आपकी आंख के पर्दे पर रहेगी, पर उससे पहले ही 1/16 सेकंड से पहले बाकी कलर भी आपकी आंखों सामने से गुजर गए, तो आपको इन सारे कलर का इफेक्ट दिखेगा। अगर आपको 2 इवेंट अलग अलग समझने हैं तो दोनों इवेंट के बीच में 1/16 सेकंड का गैप होना चाहिए। मान लो कुछ चीज आप देख रहे हैं और 1/16 सेकंड से पहले दूसरी भी आ जाए, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाई देगा आपको। तो जब किसी आप कलर डिस्क को तेजी से घुमाते हैं तो आपको व्हाइट रंग की इसलिए दिखती है कि सारे कलर एक साथ आंखों के सामने से गुजर गए, और हमारी आंखें जो हैं उन कलर को अलग अलग नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि वो जो कलर हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं उनके गुजरने का जो गैप है वो 1/16 सेकंड से कम का है। जैसे अपने सर के ऊपर एक पंखा देखो, जब पंखा पूरी स्पीड से घूम रहा होता है, आपको इसकी क्या तीनों पंखड़ी अलग अलग दिखती है क्या? नहीं। आप इसकी तीनों पंखड़ी को अलग पकड़ पाते हो? नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों पंखड़ी एक साथ उनकी इमेज हमारी आंख के पर्दे बन रही है, तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखता है हमें। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि जब न्यूटन की कलर डिस्क को घुमाया जाता है तो वह व्हाइट रंग की दिखने लगती है, सफेद रंग की दिखने लगती है। इसके पीछे की वजह क्या है? तो न्यूटन की जो कलर डिस्क को घुमाते हैं तो व्हाइट रंग की दिख रही है, इसके पीछे की वजह है
परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, दृष्टि की निर्बंधता, कि हमारी आंखें जो हैं जब सारे कलर पूरी स्पीड से हमारी आंखों के सामने गुजरेंगे तो हमारी आंखें जो है इन कलर को अलग अलग नहीं पकड़ पाएगी, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट हमें दिखेगा। तो लिखेंगे when we rotate Newton's color disk, it appears of white color, comma, the region behind this defect is when we rotate Newton color disk, it appears of white color, the region behind this और एक लिख दिया मैंने, it appears of white color because of persistence of eye vision। हिंदी में लिखेंगे जब न्यूटन की रंगीन प्लेट को घुमाया जाता है, जब न्यूटन की रंगीन प्लेट को घुमाया जाता है तो यह सफेद रंग की दिखने लगती है। इसकी वजह दृष्टि की निर्बंधता है। परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, ठीक है। अच्छा, इसका आपने बड़ा एक अच्छा जो एक एग्जांपल है, आपने देखा है कि अगर यहां पे देखता हूं कोई बुक मिल जाए मुझे, देखो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं हर क्लास में, इससे बड़ा अच्छा समझ में आता है बच्चों को। तो तारे जमीन मूवी पर एक बच्चा होता है जो थोड़ा कम समझदार होता है, मतलब चीजों को समझ नहीं पाता, ठीक है। लेकिन वो बच्चा है, वो उसकी आर्ट बड़ी अच्छी होती है, तो वो उसके पास एक जो ड्राइंग वाली एक शीट होती है उसके पास, उसमें बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो पहले पेज पर ऐसे वो क्या करता है कि यहाँ पर अपने फादर का फोटो बनाता है, अपनी मदर का, साथ में अपना, तीनों एक साथ खड़े होते हैं। अगले पेज पे क्या करता है, वो मदर फादर तो वैसे बनाएगा साथ साथ, लेकिन अपने आप को हल्का सा दूर बनाता है। उस अगले पेज पे फिर से साथ साथ होंगे, अपने आप को थोड़ा और दूर बनाएगा। ऐसे करते 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 लास्ट पेज पे अपने आप को बनाता ही नहीं है। तो जब आमिर खान उस नोटबुक को पूरी स्पीड से ऐसे करके घुमाता है तो उसे क्या दिखता है, वो ऐसा लगता है कि सब बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो रहा है और फाइनली उनसे अलग ही हो गया। वो बिल्कुल एक वीडियो की तरह महसूस होता है। देखो ऐसा क्यों होता है कि जब वो पेज पूरी स्पीड से आप ऐसे चलाओगे तो आपने एक पेज देखा, उस पेज की इमेज हमारी आंख के पर्दे पर 1/16 सेकंड तक रहेगी, लेकिन 1/16 सेकंड से पहले अगर दूसरा पेज आ गया तो दोनों इवेंट आपको कनेक्टेड लगेंगे, यानी आपको लगेगा कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो जब वो पेज को पूरी स्पीड से घुमा रहा था तो सारे के सारे पेज कनेक्टेड लग रहे थे, लग रहा था कि एक वीडियो हमारी आंखों के सामने से गुजर रही हो और वो बच्चा दूर हो रहा माँ बाप से और फाइनली दूर ही हो गया। तो परसिस्टेंस ऑफ आई विजन की वजह से था। जब जो हम रील देखते, ये हम जो वीडियो देखते हैं ना कैमरे में, वो ऐसे काम करता है कि इसमें क्या होता है कि आपके जो फोटो होते हैं, जो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो बहुत सारे फोटो एक साथ हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे होते हैं। यानी कि समझो कि कैमरा जो है वो लगातार फोटो खींचता जा रहा है। तो जो फोटो जो है बहुत ही स्पीड से हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं तो हमें कनेक्टेड लगते हैं। वो लगता नहीं उनके बीच में कोई गैप है, क्योंकि हमारी आंखें दो इवेंट को अलग अलग तभी समझ सकती है अगर उनके बीच में 1/16 सेकंड का गैप हो। अगर दो इवेंट जो है उनके बीच का गैप अगर 1/16 सेकंड से ज्यादा का नहीं रहा तो दोनों बिल्कुल कनेक्टेड लगेगा, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। सर समंजन शक्ति क्या होती है? पावर अकोमोडेशन जो होता है मनीष कुमार, वो यही होता है कि हमारी जो आंखें है ना, कि अपने आसपास से कोई भी चीज अगर उसे देखनी है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, इन्फिनिट तक की दूरी को देख सकते हैं। हमारी आंख जो है वो अपनी पावर को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, वही एकोमोडेशन ऑफ पावर। ये थ्योरेटिकल चीजों में याद आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ऑप्शन नहीं बन पाते तो ये उसमें नहीं पूछता, है 10th क्लास में पूछ लेता है। समंजन पावर है, पावर अकोमोडेशन। तो हमारी आंखें जो है
नजदीक की चीज हो चाहे दूर की चीज हो, उस हिसाब से हमारी आंखें क्या करती हैं, जो सिलरी मसल्स होती हैं, लेंस को दबा के मोटा कर देंगे, अभी खींच के पतला कर देंगे, उसकी पावर को चेंज करती रहती है ताकि हम अकोमोडेट कर पाए, नजदीक का भी साफ देख पाए, दूर का भी साफ देख पाए। इसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गई है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में और है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक पानी की बोतल ली और इस बोतल को मैंने ऐसे घुमाना शुरू किया, उसके अंदर कुछ बबल्स बन रहे हैं ना, बुलबुले। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर जो बुलबुले बनते हैं, पानी के अंदर जो बबल्स बनते हैं, बुलबुले, ये किस लेंस की तरह बिहेव करते हैं? तो बच्चा बताएगा पानी के अंदर जो बुलबुला है वो किसकी तरह बिहेव करेगा। दो ऑप्शन होंगे, लेंस के, दो होंगे मिरर के। तो पानी के अंदर जो बुलबुला है वो मिरर दर्पण की तरह तो बिहेव कर नहीं सकता भाई, मिरर तो पॉलिश्ड होता है, बुलबुला तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, यानी बुलबुला काम करेगा लेंस की तरह। पर कौन सा लेंस, कनकेव की कॉन्वेक्स? बेटा पानी के अंदर जो एयर बबल है, जो बुलबुले होते हैं, वो बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे कनकेव लेंस करता है। जैसे कनकेव लेंस प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, अंदर जो बबल्स हैं वो भी डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करते हैं। तो बहुत बार आ चुका है पेपर में, इसे इंपोर्टेंट करके लिख लेंगे। एयर बबल्स, एयर बबल्स behave like a concave lens, behave like a concave lens inside the water। पानी के अंदर वायु के बुलबुले, पानी के अंदर वायु के बुलबुले अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। अवतल लेंस, अवतल दर्पण पर टिक मत लगा देना, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। बुलबुला भैया ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, तो दर्पण नहीं हो सकता ये। लेकिन इसका उल्टा भी पूछ सकता है वो कि आपने अपने हाथ में से पानी लिया और उस पानी को टेबल पे छोड़ दिया, जो पानी की जो बूंद बनेगी, जो वाटर की जो ड्रॉप बनेगी, वो बूंद, वो किसकी तरह काम करती है? वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। तो लिखेंगे वाटर ड्रॉप बिहेव्स लाइक ए, वाटर ड्रॉप behaves like a convex lens। पानी की बूंद उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। देखो वायु का बुलबुला पूछेगा तो अवतल लेंस की तरह, पानी की बूंद उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, अब इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में जा रहे हैं हम। ये उतार लो एक बार। अरविंद महतो, माधव कुमार, अरिजीत साहू, रोहित, मनीष, विकास, राजेश यादव, कुछ कुछ लिख रहे हैं बच्चे क्लास में। और मैं देख रहा हूं इस क्लास में बहुत एडमिशन है इस बैच में, लेकिन जैसे क्लासेस आगे बढ़ती आ रही हैं, लाइव आने वाले बच्चों का जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। शुरू बच्चे पूरे जोश में रहते हैं, भाई साहब धुआं मचा देंगे हम, तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जैसे क्लास आगे बढ़ती है, किसी दिन आप कहीं रिश्तेदारी में चले गए, क्लास छूट गई, फिर आप क्या होता है कि उस क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर कई बार होता है कि संडे को कंप्लीट कर लेंगे, एक दो क्लास और छूट गई, तो जो बैकलॉग इकट्ठा होता रहता है ना, उसके से फिर बच्चा क्या करता है, फिर वो बस केवल फिर बाद में रिकॉर्डेड ही देखने लगता है। तो भैया डेली का काम क्या करो, डेली खत्म। अगर आप बिल्कुल क्लास के साथ साथ चलोगे ना, यानी कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। समस्या यहीं पे आती है, ये हर बैच का हालात यही है। इस बैच में तो मुझे लग रहा है शायद 2000 से ज्यादा एडमिशन है, और बच्चे लाइव नहीं आते 100 भी। इसका मतलब वही है, बहुत सारे तो चलो जॉब वाले होते हैं, उनका तो टाइम नहीं बन पाता। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं इसी टाइम पे कोई और बैच भी हो सकता है या कुछ और काम भी हो सकता है। कुछ का तो होता है, वो तो मान के चलो कि 50% तो ऐसे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जबरदस्ती, जो केवल उन्हें पढ़ने का ही काम है, वो भी अपने क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाते। नौकरी वाले का समझ में आता है। अब बेटा यहाँ पे देखो हम 3 केस देखेंगे लास्ट में, इन्हें बड़े ध्यान से समझना। ये हमारे पास भी कर लिया मैंने। देखो ये बेटा हमारे पास में, ये मान लो कोई, ये बीकर में
पानी भरा हुआ है, ठीक है। और जो वाटर है, जो लिक्विड है वाटर, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आपको पता 1.33 होता है। एक मैंने कोई लेंस ले लिया, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है ये, उत्तल लेंस, और लेंस जो है ये लिक्विड है स्मॉल एल, और ये लेंस कैपिटल एल। लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है कांच का? 1.5। अगर मैं कभी ऐसा करूं कि किसी लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डिप कर दूं, लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए, लेंस को एक ऐसे तरल में डाल दें कि लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ना वो लेंस के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम है। जैसे आप यहां देखो कि लेंस का तो 1.5 है और पानी का 1.33 है, यानी लेंस का जो अपवर्तनांक है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर वो लिक्विड के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो अब लेंस को ऐसे लिक्विड में डालेंगे तो इस लेंस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पहले कॉन्वेक्स लेंस था तो अभी भी कॉन्वेक्स रहेगा, तो इसके बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका कम है, यानी कि ये मजबूत है, तो ये अपना उसी नेचर में बना रहेगा। ये भाई पावरफुल है, इसका 1.5 है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का 1.33, ये अपना नेचर नहीं बदलेगा। यानी कि नेचर ऑफ लेंस विल नॉट चेंज, नेचर ऑफ लेंस विल नॉट चेंज। लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर वो उत्तल लेंस था तो उत्तल रहेगा, और अवतल लेंस था तो अवतल रहेगा। लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। उत्तल लेंस उत्तल की तरह बिहेव करेगा, और अवतल लेंस जो है वो अवतल की तरह बिहेव करेगा। नेचर ऑफ लेंस विल नॉट चेंज, नहीं बदलेगा, ठीक है। टेस्ट में 40+ आता है सर, कितने में से ये बताओ। लेकिन अगर मान लो कि बेटा आपने यहां पे कोई एक लिक्विड ले लिया ये, और इस लिक्विड कोई लिक्विड है मान लो, और इस लिक्विड का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो मान लो कि है 2, और आपने इसमें एक लेंस डाला और लेंस का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। तो बेटा अगर लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लिक्विड अब कहेगा भाई साहब मैं मजबूत हूं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जैसे लेंस इसके अंदर डालोगे, अभी लेंस ये लिक्विड कहेगा भाई साहब अब मैं बड़ा गुंडा, अब मेरे हिसाब से अपना मेरे साथ रहना है तो अपना बिहेवियर चेंज करो, यहां बदमाशी नहीं चलेगी। तो जैसे आप लेंस को डालेंगे कैसे लिक्विड में, अगर लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो बेटा लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स था तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, और कनकेव था तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे क्या होगा? नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस विल रिवर्स। तो लेंस की जो बेटा प्रकृति है वो बिल्कुल पलट जाएगी, रिवर्स में आ जाएगा। नेचर ऑफ लेंस क्या होगा? विल रिवर्स, बदल जाएगी। यानी कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस था उत्तल, तो अवतल की तरह बिहेव करेगा, अवतल था तो उत्तल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। लेकिन आपने क्या किया, आपने इससे क्या किया, एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया कि मान लो कि भैया लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो भी 1.5 है और लेंस का भी 1.5 है, दोनों का सेम है, दोनों बिल्कुल एक जैसे, ना कोई बदमाश ना कोई कमजोर। ठीक भाई आ जा, दोनों मिल जाते हैं आपस में। अगर आपने लेंस को एक ऐसे इसमें डाल दिया तो बेटा आपका जो लेंस है ना इसके अंदर वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। एक ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा, दिखेगा ही नहीं। अगर एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए कांच को, या कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और लिक्विड दोनों का ही सेम हो, तो इसके अंदर इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। या आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि लेंस विल बिहेव, अगर दोनों का बराबर हो जाए, लेंस विल बिहेव लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। लेंस एक पारदर्शी कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, यानी क्या हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। लेंस एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास 3 केस हैं कि अगर लेंस को मैंने कैसे लिक्विड में डाल दिया कि लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो ये बड़ा गुंडा, ये कहेगा जैसा हूं वैसे वैसा रहूंगा भाई, ठीक है, तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा। लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम, लिक्विड का ज्यादा, लिक्विड कहेगा भाई साहब अब हमारे अंदर आ रहे हो, हमारे हिसाब से अपने आप को बदल लो। तो कॉन्वेक्स से बन जाए कनकेव, कनकेव से बन जाए कॉन्वेक्स, दोनों का सेम ही है, तो कहेंगे दोनों भाई भाई है, तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, या एक ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट की तरह काम करेगा। तो कुछ भी आपको इसमें लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे केस जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो फैक्चुअल जो मैंने आपको पार्ट बताया आज,
इनमें से पहला फैक्ट हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर है, लेकिन दूर दृष्टि दोष वाले के लिए 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। कई बार यही बातें नियर पॉइंट और फार पॉइंट के रूप में लिखता है वो। इसके अलावा एक मैंने बताया कि हमारी आंख के रेटिना पर जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा है, हमारी आंख में जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि हमारी आंख जो है 576 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह बिहेव करती है। चश्मों में जो हम लेंस लगाते हैं फ्लिंट ग्लास की तरह बिहेव करते हैं, मतलब फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं। परसिस्टेंस ऑफ आई विजन बताता है कि कोई चीज अगर आपने एक बार देख ली तो उसकी इमेज हमारी आंख के पर्दे पर 1/16 सेकंड तक रहेगी। न्यूटन कलर डिस्क का एक्सपेरिमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पानी के अंदर हवा के बुलबुले जो होते हैं वो कनकेव लेंस की तरह काम करते हैं और पानी की बूंद उत्तल लेंस की तरह काम करती है। इसके अलावा 3 केस हमने ये देखे। एक बार यहां तक बताओ, समझ में आया सभी को? यहां तक कोई डाउट हो किसी का तो बताएंगे एक बार। हाँ, फॉर्मूला की आपको इसमें जरूरत नहीं है फोकल लेंथ वगैरह बदलने की, वो 12th क्लास की फिजिक्स में आता है। 1/f इजकल टू म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। प्रिज्म वगैरह भी आप फ्लिंट ग्लास का बना सकते हैं, प्रिज्म भी। अच्छा, दूसरी चीज आंख के लेंस की पावर, चलो ये भी लिख लो। पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस, पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस, मनुष्य के आंख के लेंस की शक्ति, मनुष्य के आंख के लेंस की शक्ति। तो मनुष्य की आंख में जो बेटा लेंस है, हम चश्मा लगाते हैं ना, इसकी पावर होती है 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर 4 डायोप्टर। तो भगवान ने हमारी जो आंख में जो लेंस दिया है इसकी जो पावर होती है लगभग 60 डायोप्टर की, 60 डायोप्टर के आसपास। तो मनुष्य के आंख के लेंस की पावर 60 डायोप्टर के आसपास की, ठीक है। तो सारे के सारे बेटा फैक्चुअल चीजें याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है, कल की क्लास में हम वेव चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वेव चैप्टर में हमें 2 तरह की वेव पढ़नी है। एक पढ़ेंगे हम साउंड वेव ध्वनि तरंगे, एक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मान के चलो अगली 4-5 क्लास में वेव चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और कोई बच्चा अगर ऐसा उसने बिहार का बीपीएससी का भी देखो तारीख आ गई ना, 10 तारीख को पेपर है, तो वो करके जाना। वेव वगैरह से वहां क्वेश्चन आता है, एक फिक्स क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगले 4-5 क्लास में वेव को खत्म कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में जो साइंस 24 वाले बच्चे हैं, शायद उनका एक चैप्टर बचेगा हीट वाला, शायद, है ना। 25 में तो मैंने खैर हीट करा दिया है, तो साइंस 24 को हम अलग से हीट करा देंगे। फिर एक ही चैप्टर बचेगा अगले 4-5 दिन में, लेकिन नेक्स्ट वीक तक आपका एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ, नेक्स्ट वीक में बस एक आध छुट्टी देखो मुझे लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बालाजी जयंती है होती है हमारे यहाँ, तो उसमें जाना पड़ेगा। तो लेकिन कोशिश करेंगे सैटरडे को सर मैं क्लास ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीक भी अगर हो पाएगा सैटरडे को लेकर, नेक्स्ट वीक तक वेव खत्म कर देंगे। तो फिर 24 वालों का केवल एक ही चैप्टर बचेगा हीट वाला, ठीक है। बाकी 25 वाले जो है उनका कंटिन्यूटी में चलता ही रहेगा। तो बाकी जितने बच्चे हैं जो अभी आज नहीं आए, तो नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा वेव का, तो अपना लाइव क्लास ही ले अधिक से अधिक, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, थैंक यू। कल क्लास है, सैटरडे को ध्यान रखना, बाय।